ये है कि मैंने कहा है कि जिन लोगों ने संघर्ष, मेहनत और स्ट्रगल करके एक अपना मुकाम बनाया हुआ है। बहुत से लोगों से सुना था कलाकार लोग पुराने लोग, बुज़ुर्ग लोग कहते थे कलाकार बनोगे तो क्या फटेहाल रहोगे, आखिर में क्या लेके रहोगे, कुछ रहेगा नहीं, कलाकार कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपना मुकाम भी बनाया है, मकान भी बनाया है, नाम भी कमाया है, शोहरत भी कमाई, इज़्ज़त भी है और दौलत भी है। ऐसे ही मशहूर और मारूफ़ फ़नकार, कलाकार आज मेरे साथ हैं। जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी हुई है, अपने अल्फ़ाज़ों से, अपने शब्दों से, अपने बोलने की शैली से। जी हाँ, उनके अशार भी बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका साहित्यिक भी उतना ही अच्छा है, उनका फ़िल्मी नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त है, उनका प्रेज़ेंटेशन भी बहुत ही लाजवाब होता है। ऐसे एम.ए. रज़्ज़ाक़ साहब मेरे साथ हैं, जो कि मशहूर एंकर, मंच संचालक और जो कि मंच संचालन करते हैं। पुराने ज़माने में अनाउंसर भी कहा जाता था। आज मेरे साथ है, मैं रज़ाक भाई, पहले माज़रत चाहूँगा आपसे, मैं अगर कुछ कम ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, देखने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। जी। हमसे मत पूछिए कि क्या हमारी कहानी है। जी। हमसे मत पूछिए कि क्या हमारी कहानी है। हुँ। हमारी इतनी ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे वाह! क्या बात है। हमारी इतनी ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी। वाक़ई क्या ये इसीलिए तो मैं आज आपसे ख़ास तौर से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं बहुत पहले अपने छोटे से गाँव तिरोड़ा में अलका टॉकीज़ में मैंने एक बार आपका टिकट शो हुआ था बहुत पहले, बहुत वो बात होगी तकरीबन 96-95 की बात होगी अच्छा। उस समय। तो लोग गाने सुनने गए थे, मैं आपको सुनने आया था वहाँ, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज़, आपकी शेरो शायरी और ये चीज़ देखा मैंने कि सिंगर आता है, चले जाता है, बजाने वाले पीछे रहते हैं। लेकिन अनाउंसर का काम पूरा 2 से ढाई 3 घंटा रहता था उस समय और आप छाए हुए रहते थे और डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट और रहता पब्लिक था। से कांटेक्ट रहता और था। पब्लिक उसको याद करती है कि ये क्या बोलने वाला है। जी, जी, ये रहता ये है। रहता है उसके और दिमाग वो में। जो आपका अंदाज़ था, वो मैंने बहुत बहुत सारे प्रोग्राम देखे, लेकिन आपका जो अंदाज़ है, वो आपका ही अंदाज़ है। इसके लिए क्या किया है आपने, वो जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत आपने कलाकार, क्योंकि घर वाले उस ज़माने में नहीं चाहते कि कलाकार बने। आप क्या भी नहीं चाह रहे हो कि नहीं, मेरे कलाकार वालिद बने। साहब का कहना था कि ये शौक अगर करना हाँ, तो किसी शहंशाह ने करना, हाँ। जो हर चीज़ से लबरेज रहता है, जी, जी। या तो फिर फ़कीर ने करना। फ़कीर ने करना। मीडियम क्लास को कामयाबी हासिल करने में बहुत तकलीफ जाती बहुत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता फिर कैसे आना हुआ? है। हमारे वालिद साहब को गज़लें गाने का शौक था। अच्छा, घर वालिद में साहब वो से अक्सर विरासत। करके घर में ही हारमोनियम लेके बैठते थे, गाया करते जी। थे। और वो कहावत है ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। सिखाना नहीं पड़ता। तो वो चीज़ देख कर मुझ में आया। तो मैं स्कूल के दौर में जब स्कूल पढ़ा करता था, उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी में देशभक्ति गाने गाया करता था। अच्छा। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी को यहाँ पहले आप स्कूल में सिंगर थे, इसका मतलब गाने शुरू का से शौक था मुझे। गाने का शौक था। ये तो इंडस्ट्री में होता है ना, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आता है, कोई हीरो बनने आता है, बन जाता कुछ और है। हाँ जी, जी। ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं गाने के लिए आया था इस फिल्म में, ऑर्केस्ट्रा फिल्म में, जी, जी। लेकिन बन गया अनाउंसर। अनाउंसर, क्या बात है। और वो भी ऐसे-वैसे नहीं बने ना, आपकी तो मिसालें दी नहीं जाती नहीं, ये हैं तो दुआएं आप लोगों की और है। आपको साहित्यिक अवार्ड से भी नवाज़ा गया है इस चीज़ के लिए। तो दुआएं हैं सबकी, अल्लाह का एहसान जी, है। जी। इतना दिया मालिक ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं। जी, क्या इतना बात। दिया मालिक ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं। ये सब मेरे आका का करम है, वरना मुझ में कोई बात नहीं। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सन कौन-सा रहा होगा जब पहला शो आपने किया? मैं 79 में पहला प्रोग्राम, उससे पहले 78 में मैं मयूर मिलन ऑर्केस्ट्रा में, मयूर मिलन करके एक ग्रुप था, अच्छा, नागपुर जहाँ में? कीर्तन साहब खुद इंटरव्यू देने के लिए आए थे कांगो बजाने का। अच्छा, वो उस ग्रुप विजय में, कीर्तने जी, हाँ, वो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे उस ग्रुप में। मयूर मिलन, मयूर मिलन, किनका था वो ग्रुप? वो कमलाकर भोसले करके थे उनके अच्छा, साथ। अच्छा, 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 अच्छा। और वहाँ पर पीटर अनाउंसर थे, अच्छा, पीटर गुलदेवकर। वो मिमिक्री भी आर्टिस्ट थे ना? और मिमिक्री आर्टिस्ट, एंकर भी बहुत अच्छे थे। जी, जी, अब एक प्रोग्राम मेडिकल के पास में था, जी, मेडिकल चौक पे, जी। और उस प्रोग्राम में पीटर साहब आए नहीं एंकरिंग करने के लिए। अच्छा। और चौक पे प्रोग्राम था, हुँ। तो लोगों ने मुझे चाबी भरी, बोले रज़ाक भाई आप अच्छा बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ सिंगर के बारे में बोलना, फिल्म का नाम बोलना और वापस आ जाना। जी। बस वहीं से शुरुआत हुई, एक मौका मिला
एक मौका मिलने के बाद वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। मौका मिला तो फिर मौका मिले तो आदमी तो चौके छक्के तो लगने ही लगने सही लगने। आपके दौर में कभी महसूस हुआ नहीं कि आपको अनाउंसर के साथ-साथ कुछ और जोड़ी कलाकार होते थे ना पहले, कुछ ऐसा कुछ करूँ, कुछ अलग करूँ? नहीं, दरअसल एजाज भाई बात ऐसी है कि मैं अपने परिवार से, फैमिली से, मीडियम क्लास की फैमिली से बनता जी, जी, था जी। और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। जी। ऊपर से मेरी गवर्नमेंट सर्विस थी, अच्छा। तो गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी ज़्यादा खेलने की कोशिश नहीं करता, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता ना जी, कुछ जी। करने के लिए। तो नौकरी के चलते भी आप प्रोग्राम किया करते नौकरी के चलते प्रोग्राम किया, और या ऑफिस से छुट्टी मिल जाती थी? ऑफिस से छुट्टी मिलती थी, हालांकि ऑफिस में रिकॉर्ड ख़राब हो गया था मेरा, छुट्टी ज़्यादा मांगता करके। तो लेकिन बाद में जब पता चला होगा ऑफिस वालों को कि भाई हमारे ऑफिस में भी एक कलाकार है, क्योंकि कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं लोग, ये देखा शुरू में क्या होता है कि लोग कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, ये तो बाथरूम सिंगर है, ये तो फलाने वैसी जगह है, ऐसा वैसा। लेकिन एक वक्त आता है जब वो देखते हैं कि जब आसमानी ऊंचाइयों को छू रहा है आदमी, जी। तो उस टाइम फिर वो साथ अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं, अपने हाँ, पीछे चलना yes। शुरू कर देते हैं। ये जब मैंने तक कुछ देखा। एक तमगा ना लगे तब तक वो मानते नहीं फिर लोगों को बताना चालू करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, यार हमारे यार, करीब है, हम हाँ। बहुत अजीज है इनके, हाँ, हमारा ये बताना चालू कर देते हैं। कलीग है ये, वो है हमारे ऑफिस में ऐसा था। अच्छा, वो जब आपका जो दौर था अनाउंसमेंट और एंकरिंग आप जब करते थे, मन संचालन करते थे ऑर्केस्ट्रा की, तो उस समय आपको कोई स्क्रिप्ट वगैरह बनानी पड़ती थी गानों की, या ऐसे ही नहीं, स्पॉन्टेनियस? गानों की लिस्ट तो बनाना पड़ता लिस्ट तो बनती थी है, लिस्ट स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं रहती थी। उस समय उस समय लिटरेचर नहीं चलता था ना, नहीं। लिटरेचर कहाँ है इस्तेमाल? आज ये देखिए, हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मीडिया इतना एडवांस हो गया है। हमारे ज़माने आज हर मोबाइल में गाना है, हर आदमी अपनी प्रैक्टिस कर लेता है, जी, जी। किसी भी चीज़ को ढूंढना है मोबाइल में सर्च कर लेता है। लेकिन हमारे ज़माने में एक टेप रिकॉर्डर बजता था, जी। पूरे म्यूजिशियन, एंकर, सिंगर सब बैठ के उसको सुनते थे। जी। ढोलक वाला अपना पार्ट्स देखता था, गाने वाला अपना पार्ट्स देखता था, बार बार उसको रिवर्स लेके जाते थे। आप गानों में क्या देखते थे? मोरेश्वर निस्ताने साहब है, अच्छा गिटारिस्ट थे जो। नागपुर शहर के जी, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों में शुमार होता जी, था, सिंगर भी है। जी। तो मैं उनके साथ गाना गाने की कोशिश करता था। अच्छा। तो उस टाइम मेरा ऐसा था कि सिंगर अंदर में था ही आपके, हाँ। उसको बाहर नहीं लाया, लेकिन मैंने देखा ऑर्केस्ट्रा में लेकिन ए, मैंने एनर्जी- महसूस किया है जज भाई कि सिंगर आदमी वही बन सकता है जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है। और मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से, प्रैक्टिस को टाइम नहीं देने की वजह नहीं, से। लेकिन फिर भी मैंने आपको सुना है, आपके गाने सुना है, रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं वो आप, तो है इसमें। और राजेश खन्ना साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं। मैं झलक दिखती है आप। राजेश खन्ना साहब के साथ में करीबन 1-1.5 घंटा रहा। जी, जी। मैं, मेरी दोनों बेटियां हम्म। नागपुर शहर में आए थे, वो सेंट्रल पॉइंट जी, जी। एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट सेंटर पर। हाँ एयरपोर्ट सेंट्रल पॉइंट में आए थे। तो उस समय उनको रिसीव करने वाला वहाँ होटल में कोई नहीं था, हाँ। और उनसे मेरी मुलाकात मिनाज अहमद करके उन्होंने करवाई थी। अच्छा, वो पहले कादर ऑर्केस्ट्रा में गाते थे, ऑर्केस्ट्रा में थे अभी, लेकिन बड़े-बड़े अभी शो तो करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर इंडस्ट्री में। हैं, इंडस्ट्री में अभी बड़े-बड़े शो कर रहे हैं मिनाज। मिनाज जी, मेरा कभी ताल्लुक नहीं पड़ा उनसे, बहुत लेकिन बड़े-बड़े सुना है उनके बारे में मैंने। तो ऐसा रहा है आपका, राजेश खन्ना साहब से भी मुलाकात हो गई, और कौन-कौन से कलाकारों से मिलना हुआ? इंडस्ट्री में मैंने जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, मुकेश खन्ना, वर्षा उसगांवकर के साथ मैंने बहुत ज़्यादा शो किया, जी, जी, जी। क्योंकि वो स्टेज आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्टेज संभालना अदाकारा के साथ उनको स्टेज आता है। आर्टिस्ट भी है। जी। और उसके अलावा बहुत सारे जूनियर मामू, सचिन, राजेंद्र नाथ। जॉनी लीवर साहब की विशेषता ये थी कि मैंने उनके साथ उस समय दर्द का रिश्ता, उनकी पिक्चर रिलीज हुई थी, पहली फिल्म सुनील थी। दत्त की हाँ, पहली फिल्म थी। और उनके साथ लगातार चलने के बाद एक प्रोग्राम में तो उन्होंने मुझे पूरा कवर कर लिया कि बोले रज्जाक भाई स्टेज के पीछे रहते हैं पब्लिक में जाके, तो ये कैसे कलाकारों को हैंडल करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे आते हैं। उस टाइम जवानी का दौर था, स्टाइलिश। देखिए, सिंगर आता है स्टेज पे, मैंने देखा सिंगर आएगा अपना प्रेजेंटेशन देता था, उस समय बहुत अलग अलग, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी के ज़माने में अभी जो शोज़ देख रहा हूँ मैं, तो जो पहले की शोज़ देखा था, आप आ रहे तो आपका चल के आना, खड़े रहना, बोलने का स्टाइल हुआ करता था। स्टाइल हुआ। सिंगर आ रहा है, सिंगर का एक अलग स्टाइल होता था, वो खेलता था पब्लिक के साथ। आजकल बस एक माइक लेके खड़े हो गए हैं, और अनाउंसर जो रहते हैं आजकल, जो कर रहे हैं, जो नए नए आए हैं, वो लिटरेचर लेके बैठ जाते हैं, लिख लिख के लाते हैं। अपने ज़माने में, यानी आपके ज़माने में तो वो था ही नहीं कि लिख के लाए, ये सब माइंड में रहता था। ये गाना है, इस गाने के साथ कौन सा शेर फिट होगा, ये कलाकार है, इसके साथ कौन सा शेर फिट होगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप?
लेकिन स्टाइल रहता था। और जॉनी लीवर साहब ने मेरा स्टाइल मंच पे करके बताया कि रज्जाक भाई जब आते हैं तो उनका कैसा स्टाइल है? क्या रहता है, अंदाज क्या रहता है। जी, तो मुझे जी। बहुत खुशी हुई अरे कि एक इतना बड़ा मिमिक्री इतना- आर्टिस्ट मुझे मेरे मेरे बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये इनका तौर तरीका कैसा है, कैसा पीछे है? स्टेज के पीछे कैसे रहते हैं, जी। कैसे आते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। अरे वाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिली। जॉनी भाई का तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कभी कभी मैं कॉमेडी करता हूँ तो मुझे महसूस होता है सब लोग मिल गए हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाया आज तक। मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे, मिलूंगा इंशाल्लाह। जिससे ये चैनल वो होता है तो उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा, पॉडकास्ट बना लूँगा। आपके ज़माने के आपके साथ कुछ ऐसे किस्से हुए होंगे, वो बताइए जो लाजवाब मैं हैं और जो आप अकेले में रहे कभी याद करते तो हंस देते हो। मैं म्यूजिकल विनर्स में था, करीब जी। करीब 22 साल म्यूजिकल विनर्स में रहा, विजय कीर्तने साहब का ग्रुप। और एक प्रोग्राम के लिए हम लोग निकलते थे ना जब नवरात्र में, तो होता ये था कि एक दो प्रोग्राम हमारे बुक रहते थे जी और आगे की डेट पूरी खाली रहती थी। जी लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हम जाते थे कुछ, जैसा धर्म जयगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी, हम्म। ऐसे रायगढ़ इधर जाते थे, जी जी तो प्रोग्राम देखने के बाद हम्म, सामने वाली पार्टी वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर वाली हम्म, रातों रात शो बुक कर लेती थी, वही के वही वहीं के वहीं। चार ऐसे शो मिल लगातार जाते। शो बुक होते जाते थे और 15 10-10, 15-15 दिन हम लोग वापस लौट के नहीं आते थे। अरे वाह, लेकिन एक प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि कुनकुरी करके है छत्तीसगढ़ में, कुनकुरी कुनकुरी किधर पड़ता है? कोरबा ओरबा के आसपास। कोरबा के आसपास में। जी और बहुत पैसे वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ शो करवाने वाली। वहाँ प्रोग्राम करने के लिए जो डेट दी गई थी, वहाँ पर उस टाइम रास्ते वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, गाड़ियाँ अक्सर ख़राब हो जाया जी करती जी थी। जी तो गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम रात में करीब करीब, जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन रात में 1 बजे वहाँ पहुँचे। अरे वाह, उस समय तो 9-10 बजे शुरू होता था, लेकिन 1 बजे भी बहुत 1 बजे लेट हो रात गए। में पहुँचे तो पार्टी बहुत समझदार थी, समझदार थी। बहुत समझदार पार्टी थी। उन्होंने ये कहा कि आप आए हैं, ये हमारे बहुत बढ़िया। मेहमान हैं, हाँ, हमारे मेहमान हैं, आप खाना खाइए, हाँ, आराम कीजिए हाँ। और कल यहाँ से चले जाइए। हैं? हम नागपुर में आपको कोर्ट का नोटिस भेजने वाले हैं कि आपका प्रोग्राम नहीं होने के वजह से हाँ। स्टेज पे तोड़फोड़ हुई, कुछ लोगों ने कुर्सियां फेंकी, लाइट तोड़ा, इतना हमारा नुकसान हुआ, कोर्ट का नोटिस भेजने वाले हैं। अरे बाप रे, यानी शो नहीं किए, लेकिन शो इतने नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत से उन्होंने प्यार मोहब्बत से धमकी दी। धमकी दी। अब हम लोग साहब रात में रुकने के बाद डिसाइड किया हम लोग कलाकारों ने कि नहीं, कोशिश करते हैं कि एक प्रोग्राम अपन इनको अपनी तरफ से देते हैं, नहीं पैसा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, रुक नहीं। जाते एक दिन के लिए। पार्टी को मनाया कि भैया आप पैसा मत दीजिए, हम्म, हम कल वाला प्रोग्राम आज करके देते हैं, एक दिन रुक रहे हैं तो आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमारी सजा ये है कि हम फ्री में आपको प्रोग्राम करके प्रोग्राम देंगे। करके देंगे। और हुआ ये कि दूसरे दिन प्रोग्राम हुआ और वो बहुत जबरदस्त हुआ। और वो इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ कि पूरा पेमेंट पार्टी ने दे दी। भैया लो माफ, भूल चूक माफ, उन्होंने बोला भी होगा यार गलती से हमने बोल दिया हाँ। गुस्से में, अब वो वक्त ही ऐसा था। और वहां पर ना एजाज भाई, उस समय क्या होता था कि अभी तो मुझे मालूम नहीं, उस समय 50-60 किलोमीटर के दूर के लोग वहां पर प्रोग्राम सुनने आते थे, आते थे। फटाफट प्रोग्राम बुक करते थे। जब उनके एरिया में सवेरे जाते थे हम, हम्म, अगला प्रोग्राम करने के बाद जब दूसरे एरिया में जाते देखते थे हमारे बैनर लगे, यार इन्होंने रात में प्रोग्राम किया, रात के 2 बजे बुक किया उतनी रात और में बैनर भी बन जाते थे। और आज हम आए तो देखें तो जिधर उधर पोस्टर लगे, तब बैनर लगे। तो जमाना था नहीं डिजिटल वगैरह, डिजिटल का नहीं है, मतलब ये जो पॉम्पलेट छपते हैं पॉम्पलेट ना छपते थे। प्रेस के, अच्छा, रातों रात पॉम्पलेट प्रेस छापते के थे। नाम, तो कई उसमें लोग ऐसे थे, प्रेस वाले भी थे उसमें, अच्छा वो रातों रात छाप देके लगा देते थे। लगा। अच्छा स्टेज नहीं है, हम तो यार रात में प्रोग्राम बुक किया इसने, स्टेज तो है नहीं। शाम के वक्त 2 ट्रॉली वाले, वो बड़े क्या कहना चाहिए, वो ट्रक जो आते ट्रक हैं जो आते हैं, ट्रॉली वाले, वो 2 ट्रॉली डाले खोल दिए उसके, डाले खोल दिए, उस पर स्टेज लगा दी, चिपका दिए उसके प्रोग्राम स्टेज हो में, गया। हो गया प्रोग्राम। यहाँ कितना दिमाग था ना। बड़ा मजा भी आता था उस समय, मजा भी लोगों के दिलों में प्यार था, मोहब्बत थी। आज का दौर जो है, नफरतों का असर देखो, हाँ, सुनाइए कुछ। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, हाँ, गाय हिंदू हो गई, बकरा बकरा मुसलमान हो गया। सुने होंगे आप। नहीं, अभी तो दौर चल ही रहा है ऐसे ही। तो खैर, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये तो आप उस समय कास्टनिज्म नहीं थी। नहीं थी नहीं। मैंने खुद 14 साल तक मैंने रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी की, ये कोदारेश्वर राम मंदिर से, जी 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 उस रामनवमी का 14 साल तक मैंने आंखों देखा हाल बताया, जी। और बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी पैसे के, मैंने किसी 1 रुपया भी नहीं लिया, कोई मानदान वगैरह नहीं, मानधन वगैरह। जी। और जब मैं वहां से बोलने के बाद नीचे स्टेज से उतरता था, तो हिंदू समाज के लोग इतने हार डालते थे मेरे गले में कि मेरी गर्दन यूं हो जाया करती। जी 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 जी। वो दौर था। और बौद्ध धर्म के भी आपने जो है बाबा साहब की जो प्रोग्राम किए, उनके बारे में लिटरेचर जो आपके पास है, जानकारी है, वो मैंने सुना है आप उसको, उसके लिए भी अवार्ड वगैरह मिला है आपको। हाँ, वर्धा मुझे से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जी जी। इंदौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, वाह, क्या बात। उसके पीछे वजह यह है कि
जब हम लोग कटिंग बनाए जाया करते थे ना कटिंग की दुकान में, जी तो टाइम रहता था, नंबर लगे रहते थे जी। और किताबें पढ़े रहती थी टाइम पास करने के लिए, हाँ, वहाँ बैठ के पढ़ते रहो। बैठ के पढ़ते रहो। तब तक वहाँ मेरे नंबर हाथ आने। में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लग गई। अच्छा। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं इतना मुतासिर हुआ उससे, जी इतना इम्प्रेस हुआ कि उसके बाद मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सी किताबें पढ़ा जी जी। और बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी तजुर्बा आ गया बाबा साहब के बारे में नॉलेज। बोलते बोलते। अभी तो हाल ही में मुझे करीबन 6 महीने पहले भिलाई स्टील प्लांट की एक माइंस है, दिल्ली राजहरा माइंस, दिल्ली राजा। जी जी। वहाँ पे एज प्रवक्ता करके मुझे बुलाया गया बाबा साहब के अच्छा बारे अच्छा, में, वक्ता। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। अच्छा 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 अच्छा। और मैंने बोला बाबा साहब के बारे में करीबन 1.5 घंटा बोला मैंने। वाह वाह वाह। इतना हालांकि मेरे आजू बाजू में मेरे सब एडवोकेट लोग बैठे थे और सब कापियां ले लेके बैठे थे, हाँ, कागज ले लेके बैठे थे। कि अभी तो मैं दुआ करने लगा कि मैं तो एंकर था, हम्म, आज प्रवक्ता करके फंस गया मैं, एक वक्ता बन गया। वक्ता बन के फंस गया मैं, क्योंकि एंकरिंग करने में एक एक गाने के बाद बोलने के लिए टाइम मिल जाता सोचने के सही लिए। बात है। जब आजू बाजू में देखा मैं बोला, मैंने दुआ करने लगा धीरे धीरे में, अल्लाह आज मेरी इज्जत रख लेना, आज बुरी तरह फंसा हूँ मैं, आज अगर मैं फेल हो गया तो शायद मैं आज के बाद एंकरिंग नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है, ऐसा हाँ, लगा। कामयाबी दे दी अल्लाह ने। तो ये दुआ किया मैंने और फिर अल्लाह ने कुछ मेरी दुआ को ऐसा सुना कि वो एक्सपीरियंस जो रहता है ना, बगैर देखे बोलने का माइक एक बार हाथ में आ जी, जी, जाता है। जी, जी। जहन तो चलने जितने लगता है। लोग बैठे थे, एडवोकेट लोग जो बैठे थे ना साथ में कॉपी ले लेके, वो सब भी मेरे मुरीद हो गए। क्या बात है। ये सब होता है अपने अनुभव से। हाँ, तजुर्बा इंसान का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है। आदमी नहीं बोलता, आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस बोलता आज अल्लाह का एहसान है कि मैं बड़ी बात से तौबा करता हूँ है। जी। कि किसी भी समाज में, किसी भी मजहब में बैठने में मुझे या बात करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, तकलीफ नहीं जाती। नहीं आती और नॉलेज भी रखते हैं आप। हालांकि आज के लोग क्या है कि 2-4 गाने गा लेते हैं और 2-4 गाने गाने के बाद उनके अंदर इतनी झुनझुनी आ जाती है, लेकिन अपने आप को ग्रेट सिंगर समझने लगते हैं। जी जी जी। और उसी बात पे आने वाला था मैं, क्योंकि अभी ये जो दौर चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना काल से हर घर में एक सिंगर पाया जा रहा है, हर घर, एक गली छोड़कर एक अनाउंसर पाया जा रहा है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अनाउंसर तो कम है, है कम है, लेकिन है कम है, नहीं ऐसे अभी साधारण पैदा टाइप हुए से, हाँ। वो ये लिख के ला रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये कहाँ तक है? हम लोग कभी, आपने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की, मैंने भी कई सालों से अनाउंसमेंट किया। मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं Anchoring कराओके किया। के, मैं छोड़ देता हूँ। जिनके पढ़ते हैं कि नहीं ये इस सुरीले के अंदर लोग हैं। सिंगर अच्छे होंगे, अच्छे। सुरीले होंगे, वही प्रोग्राम लेता हूँ मैं। और बाकी तो बाकी- वही ज्ञान पेलते हैं, लेकिन दरअसल क्या है कि मैं कलाकारों से अक्सर कहता हूँ, एक शेर हमेशा मैं कहता हूँ कलाकारों जी, को, जी। क्योंकि जिनमें झुनझुनी बहुत जल्दी आ जाती है ना, ये लाइन ऐसी है कि नशा तो कई किस्म का होता है, दौलत का भी लेकिन ये होता नशा है, बहुत लेकिन ये शौक का जो नशा होता है बहुत खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक। और कामयाबी की चोटी इतनी ज्यादा नुकीली होती है ना कि कोई भी बहुत ज्यादा देर तक उस पर बैठ नहीं सकता। हमेशा ऊंची बिल्डिंग खतरे में रहती है ना, बहुत बहुत ज्यादा तो- खतरे में रहती है। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत कर, वाह माशाल्लाह। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत कर, हमने आसमान के सितारे को जमीन पे गिरते देखा है। क्या तो हर किसी का एक वक्त होता है। वक्त होता, तकलीफें होती हैं। अच्छा, ये और एक अच्छी खास बात मुझे याद आई, आप जब प्रोग्राम वगैरह करते थे तो जो ग्रुप में रहते थे, ग्रुप के कलाकार, ये ग्रुप के कलाकार वो ग्रुप में नहीं जाते, वो ग्रुप के कलाकार वो ग्रुप में नहीं जाते, वो ग्रुप आजाद ये चीज थी, ये चीज थी, ये चीज थी। तो वो एक जो ग्रुप बनता था, एक फैमिली बन जाता था। बेकार फैमिली, अगर वो ग्रुप में हम वो बंदे को ना देखे तो उसको मिस करते थे। तो वो जो इतने साल हो, 30-34 साल एक ग्रुप में रह के, 20 साल तो एक ग्रुप में रहे हो गया, 22 साल रहा, 22 साल एक ग्रुप में विनर्स ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ एक रिलेशन बन गया होगा आपका। तो एक अभी कभी याद वाद आती है उनकी, मिलना जुलना होता है? नहीं, मेल मुलाकात तो सभी से है, मेल मुलाकात सभी से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि जो आदमी 4 लोगों में रहा हुआ है ना, वो अकेले तो कभी रह ही नहीं सकता। नहीं। और आप लोगों की दुआ से मैं अभी भी प्रोग्राम कर रहा हूँ इस नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी अभी लेकिन उसके बावजूद मैं स्टेज पे एक बात हमेशा कहता हूँ, ये जब टेलीकास्ट होगा मेरा ये, तो तब ये प्रोग्राम में रहेंगे, मैं लिंक भेजूंगा आपको, वो प्रोग्राम में रहेंगे, प्रोग्राम में भी दिख रहे हैं, क्योंकि कभी कंटिन्यू उनके पास बुकिंग है, और ये उम्र में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। क्योंकि आदमी का शरीर सिर्फ बढ़ता है ना, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ कलाकारी की तो वही रहती है, कलाकारी की कोई उम्र ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं हमेशा स्टेज पे एक बात हमेशा बोलता हूँ अपने बारे में, जैसा उम्र बढ़ते जा रही है, हो सकता है परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ रही होगी, लोग नहीं बोल रहे हैं या अपने समझ में नहीं आ रहा,
तो गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ, और स्टेज पर हर कोई आकर गिनाता है अपनी अपनी खूबियाँ। क्या बात। स्टेज पर हर कोई आकर गिनाता है अपनी अपनी खूबियाँ, मैं आज भी अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़प्पन है यहाँ आपका। सोचना सीखे। जब मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा कि सब कुछ होने के बावजूद, यानी जो डाल फलों से भरी हुई रहती है ना, वो हमेशा झुकी हुई रहती है। लता मंगेशकर को देखा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आखिरी तक ये कहा कि मैं सीख रही हूँ, जबकि उनमें कोई कमी नहीं थी, हर चीज से मालिक ने उसे नवाजा था। लेकिन उसके बावजूद कई कलाकारों को मैंने देखा, बड़े कलाकारों को मैंने भी देखा, वो भी सीख रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी लेजेंडरी बच्चन साहब अभी भी बोलते हैं ना, उनको जो भी कुछ सीखने मिलता है, छोटे छोटे नए नए कलाकारों के साथ काम करते हैं, वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अपन तो भी फिर भी, लेकिन आप लेजेंडरी है हमारे लिए, क्योंकि आपको एक जमाने से देख रहे हैं। और कुछ खास चीजें सुनना चाहूँगा आपसे। मैं कादर साहब का जबरदस्त फैन हूँ जी, एम ए कादर साहब जी जी जी। एक जमाने में मैंने टिकट लेके कादर साहब को सुना था धनवटे रंग मंदिर में जी। कादर साहब के वो गाने से इम्प्रेस हुआ था, मैं बहुत आदमी मुसाफिर है, अरे वाह, आता है जाता है। उसके बाद में मैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, शामिल हुआ। तो उनको सुनने के बाद एक वक्त फिर ऐसा भी आया कि कादर साहब के साथ में मैंने प्रोग्राम करना चालू किया। जी जी। और जब फ्रीलांस हुए, जब आप जी। और उसके बाद में जो कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम एक में, जब हमारे नागपुर शहर में विधानसभा आती है ना, विधानसभा खत्म होती है, तो लास्ट मोमेंट में बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो एक एक पार्टियां देते, गेट टुगेदर लास्ट मोमेंट में करते हैं। तो कादर साहब के प्रोग्राम रखते थे, गज़लों के प्रोग्राम रखते थे, बैठक सुगम संगीत। तो वहाँ मैंने बड़े बड़े लीडरों को बोलते हुए सुना है कि कादर भाई ये गाना सुनाइए, कादर भाई रफी साहब का ये गाना सुनाइए। कादर भाई ने तो वाकई में जो नाम बनाया कादर साहब ने, मुझे नहीं लगता कि नागपुर का कोई कलाकार उनके जैसे नाम बना। नहीं, मैं समझता हूँ कि कादर भाई एक हर चीज़ की एक स्कूल है नागपुर शहर के। डिसिप्लिन, बात करने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, कलाकारों के किस तरीके का बातचीत करना चाहिए, अंदाज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे सीखने लायक है। आज 75 साल के हो गए, देखिए मेंटेन, देखिए उनको देखा है आपने मैंने तो देखा जीनत भाभी, ऐसा लगता है उनकी जोड़ी, वो जोड़ी स्टेज पे जब खड़े हो जाती है ना, तो वो जोड़ी बहुत भारी है, बहुत जबरदस्त जोड़ी है। और देखने के बाद लंबी उम्र दे और नवाजे, दुआ करते हैं। और मैं उनके पास भी जाने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो डर रहा हूँ, मेरे को क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। बहुत नेक दिल और बहुत खुलूसमंद इंसान है, क्योंकि देखते हैं अभी 31 जुलाई रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी है जी जी, और मेरा प्रोग्राम है कादर साहब के। हाँ, उनके 3-4 प्रोग्राम रहते हैं मेरे ख्याल से, उसमें एक में आप हैं, एक में साजिद भाई है, और एक में शफीक भाई है। अच्छा, 3 प्रोग्राम है। अच्छा, यानी कि साजिद कुरैशी साहब तो हो गए, एम ए रज़्ज़ाक़ हो गया, शफीक अंसारी साहब की बारी रहेगी, एम ए कादर साहब की बारी रहेगी। भाई बड़ी ऊंची चीज़ है भाई, जब भी वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो रफ़ी साहब के बारे में ही पूछते हैं। हाँ जी जी। रफ़ी साहब के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? तो उन्होंने इतने इंटरव्यू लिए ना, मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, मैं उनसे बात करने वाला हूँ। हाँ, ये मैंने किया है, मेरी ये सोच रही कि मैं कुछ अलग करूँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, लोग बोलेंगे अभी 4 सीजन नहीं करके बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं पूरे जितने भी कलाकार, नया कंसेप्ट आपने जो चालू किया है जी, मैंने देखा, विनोद पुरोहित साहब का देखा, साजिद कुरैशी साहब का देखा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप नागपुर शहर के तमाम एंकरों में सबसे बेहतरीन तरीका आपका इंटरव्यू लेने का लगा मुझे। अरे वाह, ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी वॉइस क्वालिटी से ही मैं बहुत मुतासिर हूँ। अरे वाह, वो तो आप हमेशा कहते रहते हैं, मैं इनके बहुत दिल के करीब हूँ, रज़्ज़ाक़ साहब के। हालांकि हमारी मुलाकात होती नहीं, कभी फ़ोन पे भी ज़्यादा बातें होती नहीं है, लेकिन रिश्ता हमारा है, दिल से जुड़ा हुआ है। और अब तो आते जाते रहूँगा, मैंने घर देख लिया है, एक बार घर दिखाना इन्होंने गलती कर दी है, मैं बार बार आते रहूँगा। और कुछ बताइए, 2-4 मिनट और हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कोशिश कैसे क्या करना चाहिए, नए लोगों ने क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कलाकार बनने के लिए? आजकल के नए कलाकार डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मेहनत करने के बावजूद भी एकदम कम टाइम में उड़ने की, ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमको मेहनत करना चाहिए। आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि फिल्मी में ट्राई करना चाहिए? मैं इंडस्ट्री में जाके आया हूँ, आगे तो कुछ रोल वहाँ पर नहीं, मैं रोल के हिसाब से नहीं गया था, वहाँ मेरे जान पहचान के लोग थे इंडस्ट्री में, शूटिंग के टाइम भी गया हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब अच्छे अच्छे हैंडसम लोग, खूबसूरत लोगों की वहाँ कोई दाल नहीं गल रही है तो अपन किसी प्रसंग में नहीं बैठते। और वो सारी चीज़ें देखकर, हालांकि
मेरे को कुछ लोगों ने इंडस्ट्री के कहा था कि तू यहाँ क्या कर रहा है यार, नागपुर में रहने के बाद यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है तेरे। हाँ, यहाँ तो वैसे भी नागपुर में कोई स्कोप तो है नहीं। मैं मुझे भी लोग कहते हैं। बैकग्राउंड और ड्यूटी। यहाँ नागपुर की सबसे बड़ी मुझे दुविधा ये लगती है कि यहाँ चेहरा देखकर, जान पहचान, चापलूसी ये चलती, और हम झुक के काम करने वाले में से है नहीं, क्योंकि टैलेंट है तो चापलूसी क्यों करेंगे किसी की। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि छोड़ दो डैडी, 70 साल होने आ रहे हैं आपको, जी जी। 70 में पहुंच रहे हैं, बंद करो जाना आना। तो आपको कितना पैसा चाहिए, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है मेरी बच्चियों को जी। तो कितना पैसा चाहिए हम देते हैं। तो वो उनकी मम्मी ने, मेरी बेगम ने उनको समझाया, मेरे बेगम का नाम नजमा जी जी। उसने उनको समझाया कि बेटा ये तुम जो सोच रहे हो ये ऐसा नहीं है, तुम कितना भी पैसा दो वो छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि भाई वो कहावत भी सही है ना, वो बंदर को लाठी काला नहीं छोड़ता। नहीं, कलाकार शेर का भी बुरा हो जाए तो घास पत्ती नहीं खाता। ये अलग अलग मिसालें हैं। और ये क्या है कि ये, और ये भी इसमें रहा वो आदमी हाँ अकेले नहीं रह सकता, नहीं रह रहेगा जब तक। क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है साहब, मैंने एक बात तय किया है कि जब तक लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तभी तक काम करूँ जी। जिस दिन मैं फेल हो जाऊंगा मैं वापस आ जाऊंगा। मैं हज करके आया, उम्रा किया, ईरान इराक की ज़ियारत भी की जी। हज करके आने के बाद मैंने करीबन 6-8 महीने प्रोग्राम नहीं किया, बंद कर दिया। जैसा आप जानते हैं कि इस्लाम में जी जी मौलाना लोग बड़े तंग करते हैं कि आप हाजी बन गए, करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया 8-9 महीने। लेकिन उस दरमियान मेरे बच्चों ने महसूस किया, मेरी बेगम ने महसूस किया कि शायद मेरी सेहत गिर रही है, हाँ। मेरे नेचर में बदलाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। अरे 8-10 दिन शो नहीं रहे तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रोग्राम करना चालू करो, आपकी सेहत गिर रही है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको प्रोग्राम करना चाहिए। तो जब मैं पहला प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था, विशाल नाहरकर का प्रोग्राम था और भीमगीत बुद्धगीत का कार्यक्रम था। अच्छा। और उस दिन मैं ये सोच के जा रहा था कि आज 8 महीने के बाद प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, आज अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो आगे कंटिन्यू करूंगा, और आज अगर मैं नाकाम हो गया तो आज के बाद मैं प्रोग्राम बंद करूंगा। मेरे बच्चे, दोनों बेटियां, मेरी बेटी रुबीना, मेरी बेटी रुहीना, दोनों बेटियां, मेरी बेगम नजमा बेगम, ये सब मिलकर दुआ कर रहे थे कि इनका प्रोग्राम आज सक्सेस होना चाहिए, नहीं तो ये किस अंजाम पे पहुंच जाएंगे। सही बात है। मैं गया प्रोग्राम करने के लिए, 6 दिसंबर का टाइम था। 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी। जी जी। तो जब मैं पहुंचा तो विशाल नाहरकर मेरे से कहने लगे, बोले रज़ाक भाई प्रोग्राम आज आपको ही संभालना है। बोला क्यों? बोले ये क्या है कि बाबा साहब की डेथ का टाइम है और हमारे पास पूरे फास्ट गाने हैं बोले, और वो फास्ट गाने हम इतने ज्यादा दे नहीं सकते, लिमिटेड गाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको पास प्रबोधन नहीं करना पड़ेगा। दोबारा टेंशन मेरे दिल पे आ गया, इतने दिनों बाद प्रोग्राम करने आना, ऊपर से संभालना भी तुमको है, यानी प्रबोधनकार बन के गए उस दिन फिर आप। तो फिर काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मेरे साथ मैंने बताया कि एम ए रज़ाक साहब, जो कि पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है मन संचालन के लिए, एंकरिंग के लिए। सुनहरी यादों को रहने दो जी, जिंदगी में सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हमेशा मिठास रहने दो, जिंदगी जीने का तरीका यही रखो, ना खुद रहो उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। वाह वाह, क्या बात है।